एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह STET संबंधित है। जैसा कि जानकारी है कि STET परीक्षा देने के लिए कई विषयों का सिलेक्शन करना पड़ता है कि आपका विषय क्या है। तो अगर आपका विषय सिविक्स है अर्थात राजनीतिक विज्ञान है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही यह जो है अन्य बिहार की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, जैसे SSC की परीक्षा हो या फिर अन्य कोई भी बिहार की परीक्षा हो उसके लिए भी यह वीडियो जो है काफ़ी उपयोगी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 9th का राजनीतिक विज्ञान से है। आपको बताते चलें कि जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि राजनीतिक विज्ञान कक्षा 9th के पाठ्यक्रम का अध्याय लोकतंत्र का क्रमिक विकास, ये पहले वीडियो हो चुका है। लोकतंत्र क्या और क्यों, यह भी वीडियो हो चुका है। संविधान निर्माण, ये भी हो चुका है। अब हम चर्चा करेंगे चुनावी राजनीति की। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का राजनीतिक विज्ञान और पाठ का नाम है चुनावी राजनीति। आपको अभी बता देते हैं कि इसका अगला वीडियो होगा संसदीय लोकतंत्र की समस्याएं और अंत में होगा लोकतांत्रिक अधिकार। तो अभी हम बता रहे हैं चुनावी राजनीति के बारे में जो आज का हमारा टॉपिक है। तो सीधे चलते हैं चुनावी राजनीति का क्लास है 9th विषय है राजनीतिक विज्ञान यानी कि सिविक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए इसमें मुख्य जो शब्दावली है वह क्या है, तो देखिए स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि चुनावी धांधली। चुनाव धांधली से क्या तात्पर्य है, ऐसा आप जानते होंगे कि चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी या फरेब, इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमका कर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल होती हैं। यह एक चुनावी धांधली, आप समझ गए होंगे। और पूछ सकता है कि परीक्षा में कि चुनावी धांधली से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित में से कौन चुनावी धांधली से संबंधित वाक्य है। तो वहाँ अगर इसको जानकारी रख लेते हैं तो आपको आंसर देने में काफ़ी आपको सहूलियत हो सकती है। अगला बताते हैं मतदान केंद्र पर कब्जा। भी आप जानते हैं, फिर भी एक बार बता देना चाहते हैं आपको कि मतदान केंद्र पर कब्जा का तात्पर्य है किसी उम्मीदवार या पार्टी के समर्थकों या भाड़े के अपराधियों पर मतदान द्वारा केंद्र पर कब्जा करना। पुनः सुन लीजिए एक बार, मतदान केंद्र पर कब्जा करना क्या है भाई, तो किसी उम्मीदवार या पार्टी के समर्थकों या भाड़े के अपराधियों द्वारा मतदान केंद्र पर कब्जा करना, असली मतदाताओं को मतदान केंद्र पर आने से रोकना और खुद सारे या ज़्यादातर वोट डाल देना क्या है, मतदान केंद्र पर कब्जा है। अगला क्या है, निर्वाचन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं वह निर्वाचन क्षेत्र है। अगला है आचार संहिता। आचार संहिता क्या है, तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। ये लोग हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि आचार संहिता क्या है, कि चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश क्या है, आचार संहिता है। अगला है चुनाव चिन्ह। तो मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कोई निर्दिष्ट चुनाव चिन्ह नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कोई निर्दिष्ट चुनाव चिन्ह नहीं होता है वरन विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। जैसा कि आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कांग्रेस से है तो देश के किसी भी कोने में है तो आपका जो है छाप रहेगा पंजा छाप। अगर भाजपा के हैं तो कहीं भी आप खड़े होते हैं तो उसका कमल छाप रहेगा। वहीं जदयू का है तो तीर छाप होगा। तो उसी प्रकार कह रहा है कि अगर आप निर्दलीय से हैं तो सभी क्षेत्रों में निर्दलीय के लिए कोई खास चिन्ह आवंटित नहीं है। हर एक क्षेत्रों में निर्दलीय के लिए अलग अलग चिन्ह जो है आवंटित किए जाते हैं। इसी पार्टी में समानता होती है चिन्हों से, तरह निर्दलीयों में कोई समानता जो है नहीं होती है, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं।
आगे है उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित चिन्ह को चुनाव चिन्ह कहते हैं। अगला वर्ड है भारत निर्वाचन आयोग। ये क्या है भाई? तो ऐसा हम जानते हैं, फिर भी बता देना चाहते हैं आपको कि भारत निर्वाचन आयोग भारत में संसद और विधानमंडल के चुनाव कराने वाली एक स्वतंत्र इकाई जिसे भारत के संविधान द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई है। सुन लीजिए, भारत निर्वाचन आयोग क्या है? तो भारत में संसद और विधानमंडल के चुनाव कराने वाली एक स्वतंत्र इकाई जिसे भारत के संविधान द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई है, वह क्या है? भारत निर्वाचन आयोग है। तो यहाँ अब शब्दावली समाप्त हो रहा है। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो VVI है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जो है जवाब आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि VVI क्वेश्चन ही सम्मिलित किया गया है। आपको भी बताते चलें कि इस टॉपिक पर एक और वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, उससे बाहर नहीं आएगा। इस अभी जो वीडियो चल रहा है इसमें सिर्फ VVI क्वेश्चन ही सम्मिलित किया गया है। अगला बताते हैं, तो प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? बता सकते हैं आप, भारत में लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? A 545, B 543, C 540 और D 550। और इसका सही जवाब है 543 अर्थात B। अगर फास्ट वीडियो हो रहा है, कुछ भी समस्या आ रही है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। अगला है बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? A 243, B 240, C 250 और D 260। और ये आपका सही जवाब है A 243। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? और इसका सही जवाब होगा A का 30, B में 37, C में 35 और D में 38 यानी कि 38। और इसका सही जवाब होगा वह होगा B 37, यानी कि बिहार विधानसभा में अधिसूचित जातियों के लिए। क्वेश्चन सुन लीजिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो 37। अगला प्रश्न इस प्रकार है लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? आपको समझने के लिए अब हर एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ेंगे जिससे कि आप आसानी से समझ सकें कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं। A 40, B 79, C 80 और D 75। और इसका सही जवाब है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या 79 है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या 37 है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 243 हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए देश में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 543 हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? 79 है। और पाँचवा है कि लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, देखिए यह है अनुसूचित जाति और यह है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति में कितने सीट आरक्षित हैं? A 45, B 41, C 46 और D 40। और इसका सही जवाब होगा B 41, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो 41। यहाँ दोनों में देख लीजिए अंतर कि यहाँ 4 नंबर में बता रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, मतलब अनुसूचित जात 79 और अनुसूचित जनजाति होगा तो 41। ये ध्यान देना होगा, यहाँ मिस्टेक हो जाता है कि अनुसूचित जाति है तो 79 और अनुसूचित जनजाति है तो 41। और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति पूछ रहा है तो 37। यहाँ बिहार की बात हो रही है तो 37 और वहीं लोकसभा में 79। ध्यान दीजिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों की कितने सीट हैं? तो 37 और लोकसभा में है 79। और इससे पहले बिहार विधानसभा में चुनाव कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 243 और लोकसभा चुनाव कितने में? तो 543। तो इसी के साथ जो है इस टॉपिक से हमारा यह वीडियो जो है समाप्त हो रहा है और जिसका नाम है आपका
चुनावी राजनीति, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, उसके बाद बताएंगे लोकतंत्र का अधिकार। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। ये सभी PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल AB जानकारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन करें। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लगाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।